आज के कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री निशांत बरवड़े, हमारे ही इस संस्थान के आयुक्त महोदय, और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर चारूचंद्र त्रिपाठी, जिस सभागार में हम हैं इसी कैंपस के डायरेक्टर, और विशिष्ट अतिथि संस्थान के दत्तोपंत ठेंगड़ी संस्थान के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार पांडे जी हमारे बीच हैं, और संस्था दत्तोपंत ठेंगड़ी के डायरेक्टर डॉक्टर मुकेश मिश्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सभी अतिथि महोदय से हम विनम्र आग्रह करते हैं कि आप दीप प्रज्वलन कर माँ सरस्वती के चरणों में कार्यक्रम की सफलता की कामना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि देवो भव की परंपरा का परिपालन करते हुए मैं संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर मुकेश मिश्र जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे मुख्य अतिथि आयुक्त महोदय को पुष्पगुच्छ और संस्थान की डायरी और पुस्तक प्रदान कर उनका स्वागत करें। निधि इस कार्यक्रम के हमारे साथ को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रुचि घोष मैडम से मैं निवेदन करूंगी कि वो NITRRR के डायरेक्टर डॉक्टर चारूचंद्र त्रिपाठी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। विजय सर हैं। माखनलाल चतुर्वेदी संस्थान के कुलगुरु डॉक्टर विजय मनोहर तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो डॉक्टर कपिल तिवारी सर जी के स्वागत के लिए हाँ आइए ना भाई साहब। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिपाठी जी का कर दीजिए आप। हाँ, आप कृपया अशोक पांडे जी का भी स्वागत कर दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। दो सप्ताह के इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा और स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर मुकेश मिश्र जी को। धन्यवाद। हरिओम। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा आयोजित और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित इस 2 सप्ताह के
युवा सामाजिक विज्ञान संकाय के लिए जो क्षमता निर्माण, दक्षता निर्माण कार्यक्रम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में पधारे सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। विशेषकर आज के इस सत्रारंभ में हमारे बहुत ही परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर कपिल तिवारी जी जो आज के मुख्य वक्ता हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज के मुख्य अतिथि श्री निशांत बरवड़े जी हमारे बहुत ही बड़े अग्रज और मित्रवत हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत वंदन करता हूं। हमारे इस जहां संस्थान में कार्यक्रम हो रहा है उसके निदेशक, यशस्वी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रचारू त्रिपाठी जी, आपका निरंतर सहयोग मिलता रहता है। मैं आपका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, स्वागत भी करता हूं। हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय अशोक कुमार पांडे जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही सभागार में उपस्थित आदरणीय वंदना त्रिपाठी जी भी हैं, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर बकुल लाड साहब हैं जो अपने जन अभियान परिषद के सीईओ हैं, आपका भी स्वागत वंदन करता हूं। डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव जी, डॉक्टर विजय मनोहर तिवारी जी, कुलगुरु माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, आप हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित इस कोर्स की को डायरेक्टर प्रोफेसर रुचि घोष जी, प्रोफेसर अल्पना त्रिवेदी जी एवं अन्य सभी, प्रोफेसर अजय जैन जी, प्रोफेसर खेम सिंह जी डहरिया, कुलपति कुलगुरु अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, मैं सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको आने वाले इस 2 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। विशेषकर जो हमारे प्रतिभागी हैं बाहर से आए हुए और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से आए हुए, सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान विगत 1 दशक से अकादमिक जगत में एक भारतीयता की, भारत केंद्रित दृष्टि की, भारतमुखी चिंतन की, भारतमुखी शोध की दिशा में प्रयासरत है और इस प्रयास को और अधिक सार्थक बनाने और उसे बल देने के लिए ज़रूरत होती है मानव संपदा की। बिना इस संपदा की कोई काम हो नहीं सकता, तो इसके प्रशिक्षण, उसके उन्नयन, उसके उन्मुखीकरण की भी ज़रूरतें होती हैं और इस दिशा में यह हमारा पहला प्रयास है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा जब हमें 2024 में रिकॉग्नाइज किया गया था और तब हम मध्य प्रदेश में एक पहले संस्थान के रूप में, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित हुए, उसके बाद यह एक बहुत ही कहना चाहिए कि व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आज हो रहा है। उसके सत्रारंभ में आप सब उपस्थित हैं, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर भी है इस मायने में कि संस्थान के प्रारंभ से आदरणीय कपिल तिवारी जी का सानिध्य, आशीर्वाद, मार्गदर्शन शुरू से मिलता रहा है। हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर पल, हर क्षण, जब जब संस्थान में कुछ भी प्रगति हुई उसके पीछे आप हमेशा खड़े रहे और आपका संबल हमेशा हमें मिलता रहा। जितनी भी संगोष्ठियाँ, सेमिनार, कार्यशालाएँ और अभी बहुत एक सफल सार्थक राष्ट्रीय शोधार्थी समागम 1, 2, 3 मार्च को मैपकॉस्ट में हमने किया, उसमें भी आपका आशीर्वाद मिला और सबने बहुत उसको सराहा, आपके वक्तव्य को। तो इस प्रसन्नता को मैं व्यक्त करते हुए और प्रसन्न हो रहा हूँ कि आज ये जो सत्र शुरू हो रहा है उसके पहले सत्र में मास्टर क्लास आपकी है और इस मास्टर क्लास से जो दिशा मिलेगी वो सबके जीवन में एक नया ऊर्जा का संचार करेगी। मैं एक बार अभिनंदन करता हूं और मैं भी चाहता हूं कि आप एक बार करतल ध्वनि से हमारे सारे अतिथियों का स्वागत करें। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो देश भर में अकादमिक संस्थाओं में होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, परंतु दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा आयोजित यह 2 सप्ताह का कार्यक्रम केवल कार्यक्रम न बने, यह एक सार्थक हो हमारे जीवन के लिए, हमारे करियर के लिए। इसको करने के बाद जो प्रतिभागी हैं उनको 15 नंबर तो API में मिलेंगे, लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार में उसका कोई महत्व नहीं है, वो सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन 14 दिन में, इस 12 दिन में जो कुछ भी हम सीखें, जो कुछ भी हम अर्जित करें, उसका जो दूरगामी प्रभाव है वो आपके करियर में भी दिखना चाहिए, आपके आने वाले
विद्यार्थियों की पीढ़ी में भी दिखना चाहिए। ये हमारी सार्थकता होगी सच्चे अर्थों में। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि हमारे इस 2 सप्ताह के जो कार्यक्रम में जो शेड्यूल है और इसमें जो वक्ता हैं उनको बहुत गंभीरता से सुनें। जैसा वो कहें वैसा आप करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में आप वहाँ होंगे जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आप युवा प्राध्यापक हैं, युवा फैकल्टी हैं और आपको आपकी दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा और संस्थाओं द्वारा जो प्रयास हो रहा है वो केवल आपके व्यक्तिगत उन्नयन के लिए नहीं है, यह वास्तव में राष्ट्र के उन्नयन के लिए, इस देश की पीढ़ियों के उन्नयन के लिए है, उसकी उन्नति के लिए है। और जो हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं उसकी दिशा में भी एक बहुत बड़ा सार्थक कदम है। तो आप इस जिम्मेदारी को समझते हुए कि आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है, उसका एहसास करते हुए, उसका अनुभव करते हुए, उस अनुभूति से इस प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बताना चाहूँगा मंच को कि इस कार्यक्रम में जो सीमाएं हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी जो बेहतर हो सकता है उस दिशा में हम लोगों ने काम किया। इस आगामी 12 दिनों में आदरणीय कपिल जी का तो आज मार्गदर्शन मिलेगा ही। अभी हमारे साथ वीके मल्होत्रा जी अगले सत्र में जुड़ेंगे, फिर उसके बाद मौलिक कौशल जी भी आएंगी अहमदाबाद से, डॉक्टर जेके बजाज जी, पद्मश्री जितेंद्र बजाज जी, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के फाउंडर डायरेक्टर हैं चेन्नई के, वो भी हमें 1 तारीख को मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही विशेषज्ञ और बहुत वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन इसमें मिलने वाला है, गाइडेंस मिलने वाला है। हम रिसर्च कैसे करें, हम टीचिंग कैसे करें, हम भारतीय ज्ञान परंपरा को केंद्र में रख करके कैसे अपनी कार्य योजना बनाएं, अपना शैक्षणिक योजना बनाएं और विद्यार्थियों के सामने भारतीय ज्ञान परंपरा की महिमा को स्थापित करें, ये सब बातें हम अगले 12 दिन में करेंगे। और विशेष तौर से रिसर्च प्रपोजल बनाना और उस रिसर्च प्रपोजल को भारत केंद्रित बनाना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इस दिशा में भी जो हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे उस पर बात करेंगे, उस पर आपसे चर्चा करेंगे। बीच में 1 दिन प्रैक्टिकल भी है और वो हमने सोचा है कि हम इनको फील्ड में ले जाएंगे और कुछ प्लान अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो उसकी भी योजना बन रही है। आपको 1 दिन फील्ड में भी काम करना है, लाइब्रेरी कंसल्टेंसी भी है इसमें, तो लाइब्रेरी भी देखनी है, कुछ पुस्तकों का रिव्यू भी करना है जिसमें हम कुछ बहुत चुनी हुई पुस्तकों को आपके सामने रखेंगे और उस पर आपका रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू होगा। तो इस तरह की एक पूरी कार्य योजना है और बहुत टाइट शेड्यूल है। इसके अलावा एक जो विशेष बात है वो कल से, आज तो पहला दिन था, किसी की ट्रेन सुबह आई, किसी की रात के आई, कभी हो सकता है एक आध लोग अभी पहुंच रहे हों, तो इसलिए आज वो क्लास नहीं हुई, लेकिन कल सुबह से योग का भी क्लास है, तो आप योगाभ्यास भी करेंगे और भारतीय ज्ञान परंपरा जो हम बात करते हैं उसको व्यवहार में लाने के लिए ये क्लास सुबह और शाम दोनों समय चलेगी। तो आप उसको भी अटेंड करेंगे और उससे भी 10 दिन में बहुत कुछ परिवर्तन आपके जीवन में निश्चित ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बात और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम जब सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, तो हम ज़्यादातर औपनिवेशिक छाया में ही बात करते हैं। उससे मुक्त होने की दिशा में जो प्रयास होना चाहिए वो प्रयास पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है और हमारा संस्थान विशेष रूप से इस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें सभी का सहयोग मिलता है। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि श्री निशांत जी हैं। आप उच्च शिक्षा के आयुक्त हैं, ये तो उनका केवल परिचय है, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 1.5 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के मध्य प्रदेश में जो प्रयास चल रहा है, पाठ्यक्रमों में जो परिवर्तन हो रहा है, पाठ्यक्रमों में जो ज्ञान परंपरा का समावेश हो रहा है और अब हमारे शिक्षक कितने उन्नत बने, इसके लिए जो प्रयास हो रहा है उसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल है। मैं चाहता हूं कि एक बार अभिनंदन आप करें। और मैं जब बैठकों में मुलाकात होती है, एक कभी कभी आपकी ट्यूनिंग किसी से सिर्फ दुखों से नहीं होती है, आपके सपनों से भी ट्यूनिंग हो जाती है। हमारा सपना और आपका सपना एक है, इससे हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई और हम जब मिलते हैं तो बहुत ही खुले दिल से, खुले मन से मिलते हैं। इस कार्यक्रम में आने वाले प्राध्यापकों के प्रति जो उनके इमीडिएट बॉस हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने पता नहीं कितना सहयोग किया, लेकिन जितना सहयोग निशांत जी ने किया वो अतुलनीय है, अद्भुत है। सर, मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं और आपके इस प्रेरणा से ये जो युवा प्राध्यापक हैं ये ट्रेंड होके जाएंगे तो उच्च शिक्षा विभाग की ही सेवा करेंगे। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान तो कभी कभी शायद इनका उपयोग कर पाए, लेकिन आपकी परमानेंट सेवा में ये लोग हैं, तो ये आपके
आशीर्वाद से अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज का जो विषय है, हमारे बीच में लोक अध्येता आदरणीय कपिल तिवारी जी हैं। आप एक जीती जागती पुस्तक हैं, आप उनको सुन लेंगे तो कई पुस्तकों का सार आपको मिल जाएगा। आप आज भारत की अनुसंधान दृष्टि क्या हो, भारत केंद्रित अनुसंधान कैसे हो, हमारी वाचिक परंपराओं में क्या कुछ है, हमारे लोक संस्कृतियों में क्या कुछ है, उसकी ओर हमारा ध्यान कैसे जाएगा, और कैसे हम भारत को सिरमौर बनाने के लिए, भारत की ज्ञान परंपरा को दुनिया के सामने लाने के लिए अपना जो ये छूटा हुआ पक्ष है लोक का, वाचिक का, इसके विस्तार में, इसमें कैसे गोता लगाएं, इसकी भी कुछ दृष्टि मिलेगी आपसे। और विशेष रूप से हम सब आपस में मिल कर के कैसे काम करें और हम अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए क्या करें, ऐसा भी कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूं और सबका आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने इसमें हिस्सा लिया। जो आज इस सत्र में उपस्थित हैं उनका पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। मूलतः हम समाज विज्ञान विषय कहते हैं और उसे अध्ययन अध्यापन करने वाले सामाजिक वैज्ञानिक होंगे। सामाजिक वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला क्या होगी? सामाजिक वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला होगी लोक, जो समाज और जहाँ फील्ड पे उतर के हम लोगों का अध्ययन करें। हमेशा देखा गया है कि हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कहाँ से उठाएंगे और उसके टूल क्या होंगे, वो लोक से ही आएगा। और लोक ने जिस तरह से इतिहास को संरक्षित रखा, वो उसकी वाचिक परंपरा की अद्भुत देन है जो हमें आज तक लगातार वो मिली आई। हमेशा कहा जाता है भारत ने अपने ज्ञान को कंठ में समाहित किया, उसने लिखने में बहुत विश्वास नहीं किया, उसने अपनी वाचिकता में और अपने कंठ में उस ज्ञान को समाहित करके हमें आज तक परोसा है। लेकिन क्या वजह रही होगी कि हमें आज ज्ञान परंपरा के बारे में इतनी बात करनी पड़ी और उसे वैज्ञानिक रूप से अमली जमा पहनाने के लिए इतने प्रयास करने पड़े या पड़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि हमने उसके एकेडमिक मूल्यों को निकालने में कहीं कोताही की, ये मानना पड़ेगा हमें। और आज जो पिछले कुछ 5 वर्षों से हम प्रयासरत हैं, उसमें हम अपने पूरे लोक आख्यानों में और हमारी ज्ञान परंपरा से जो प्राप्त धरोहर है उसके हम एकेडमिक मूल्य निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में हम चाह रहे हैं कि डॉक्टर कपिल तिवारी सर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें कि इन लोक आख्यानों का अध्ययन हम अनुसंधान में कैसे करें और उन लोक अध्यायों के माध्यम से हम कैसे अपने छात्रों को जोड़ें उनके साथ में, और उनके साथ हम अपने अनुसंधान की सीमाओं को कैसे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। माननीय निशांत जी, माननीय पांडे जी, माननीय त्रिपाठी जी, भाई मुकेश मिश्र जी और इस सभागार में पधारे इस सत्र में शामिल आप सभी बंधुओं, अध्येताओं, इन सज्जन की एक अजीब क्या कहूँ अब आदत ही है कि बहुत बार जिन विषयों के लिए मैं बहुत ठीक व्यक्ति नहीं हूँ, वहाँ ये मुझको, मैं अपनी जिंदगी में 3 विषयों का पता नहीं क्यों कुछ विरोधी सा रहा और उसका कुछ कारण था। उनमें एक था इतिहास, वो जिस रूप में भारत में पढ़ाया समझाया जाता है, मुझे लगता था कि भारत की तबाही में इसका बड़ा योगदान है। दूसरा था इस देश का तथाकथित समाजशास्त्र, ये मैक्स वेबर और दुनिया भर के पश्चिमी अध्ययन, यहाँ से तो वो शुरू करते हैं। दूसरा था समाजशास्त्र। तीसरा था मानव विज्ञान नाम की एक नई चीज। आप एंथ्रोपोलॉजी आपने नाम सुना होगा। ये एक फ्रेंच स्कॉलर जो दवाइयों की खोज के लिए अमेजन के जंगलों में निकल गया। पहली बार उसने वहाँ कुछ जनजातियाँ देखी
और उनका रहना सहना देखा, उसमें कुछ लिखना शुरू कर दिया। वे महोदय इस महान विज्ञान के अधिष्ठाता हैं, उनसे आरंभ हुआ है और इस देश में करीब करीब एक अवतार की तरह मानव विज्ञान जब पढ़ाया जाता है तो क्लॉड लेवी स्ट्राउस को उसी तरह से लिया जाता है। इतना मूर्छित देश, इस देश की बौद्धिकता के लिए मैं क्या कहूँ ये पश्चिम से इतना ग्रसित रहा है, इसका व्यामोह खत्म ही नहीं होता है। मैं जितनी जगह देश में जाता हूँ मैं एक ही बात कहता हूँ, एक बार भारत के मानस को औपनिवेशिकता से मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे विचार करो, काम करना शुरू करो। ये देश गहन अर्थों में गुलाम है एक गुलामी होती है, राजनीतिक होती है, आर्थिक होती है, हाँ? इस देश में तो गुलामी ने दिमागों में प्रवेश कर लिया। और अगर किसी देश में उसमें रहने वाले लोगों के दिमाग जो हैं वो गुलाम हो जाएं, वो निकलने ही नहीं चाहें उसके बाहर, तो फिर बड़ा कठिन हो जाता है। फिर ना उन्हें अपने लोग दिखते हैं, ना अपना देश दिखता है, ना अपनी परंपरा दिखती है, ना अपना कोई मूल्य दिखता है, उन्हें सब मूल्य बाहर दिखते हैं। आप जरा मुझे बताइए, भारत ने एक बार भी इस बात पर विचार किया है कि हम जिस चीज का इतना ढिंढोरा पीटते हैं, विकास, क्या अर्थ है उसका, हमारे लिए क्या है? हाँ, ले लिया उधार आपने और इस उधारी पे जरा भी संदेह नहीं होता। पता नहीं वो कौन सा IMF है जहां से इतना लोन भारत लिए ही चला जा रहा है, चुकाने का नाम ही नहीं लेता कुछ लोग बीच बीच में दुर्घटनावश इस देश की परंपरा में आते हैं, वे आपको झकझोरते हैं, जगाते हैं, क्या कर रहे हो? कुछ अपनी आंखों से अपने देश को, अपनी परंपरा को, अपने समाज को, अपने लोगों को देखना शुरू करो, एक और जीवन शायद आपको दिखने लगे। मित्रों, मैं इस मामले में बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं एक अकादमिक केंद्र की उपज जरूर रहा, लेकिन बिल्कुल संयोग से मैं उस क्षेत्र में काम करने आया जिसका अकादमिकता से कोई लेना देना नहीं था। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें 30-40 बरस काम करते जिन लोगों के साथ मैंने काम किया और जो जीवन देखा, उससे मैं बदल गया। मुझे पहली बार ये पता चला भारत है क्या। अपनी आंखों से अपना देश देखना, अपनी परंपरा और अपने लोग देखना कोई और बात है, ये कोई और घटना है। इसके बाद जो कुछ होता है तो फिर वो गलत हो नहीं सकता। इस देश में 75% जो कुछ भी तथाकथित विकास और गति के नाम से हुआ है, मैं आपसे दुख के साथ कहता हूं वो सब निरर्थक चला गया, निरर्थक। कोई सुफल क्यों नहीं दिखता है? आप जो कुछ भी करते हैं उसका कोई सुफल क्यों नहीं दिखता? और बड़ी अच्छी बात है, 1-2-3 साल से बड़ा ज्ञान व्याकुल हो गया है हमारा देश सरकार की कृपा से। हर जगह ज्ञान, परंपरा, भारतीय ज्ञान इत्यादि की बातें हो रही हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। चलो थोड़ी याद तो आई, अच्छा है कुछ इस पे चर्चा ही कर लें। वैसा हो नहीं सकते तो सुन लें, कुछ पढ़ लें, कुछ हमारे लोगों को लगे कि नहीं उसका कुछ मूल्य तो है। तो इस आभार के साथ के मैं जहाँ काम करने के लिए संयोगवश आया, उसने मुझे अपना देश दिखाया, उसने मेरी आंख बनाई और उसने मुझे उस विस्मृति में बड़ी मदद की जो मैं भूलना चाहता था, जो एक अकादमिक संस्थान में आधी जिंदगी निकाल लें और PhD हो वगैरह ये सब कुछ करने के बाद वैसा मेरा मानस हो गया था। मैं भूल जाऊं मेरा पढ़ना ही जैसे एक और बार शुरू हुआ जब मैं अपना ये काम करने के लिए यहाँ आया। और जिन लोगों से साबका पढ़ा, कमाल की बात यह है वे लोग साक्षर नहीं थे। जिन लोगों से साबका पढ़ा वे लोग बहुत कम बोलने वाले लोग थे। जिन लोगों से साबका पढ़ा वे अपने दुख तक ठीक से नहीं कह पाते थे।
अब मैं आपसे कैसे बताऊं कि जीवन में सिर्फ बोलने से चीज़ें समझ में नहीं आती, कई बार जो है चुप्पी बहुत कुछ कहती है। मैंने उस भारत को देखा जो चुप्पी में है, मुखरता में नहीं है, बहुत कम है। और लिखना लिखना तो वो जानता ही नहीं, लिखा हुआ उसने पढ़ा भी नहीं। इस देश ने बड़ा भरोसा नहीं किया है लिखे हुए पे, इसको ठीक से समझ लेना आप लोग। ये जो है अपने स्वभाव में ही कुछ वाचिक किस्म का देश है। मैं कहता हूँ कि एक तरह से इंडियन सिविलाइजेशन का बहुत तरह से दुनिया में स्कॉलर्स ने स्टडी किया है। एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि क्या एक पूरा सिविलाइजेशन वाचकी में विकसित हो सकता है। उसका ज्ञान वाचिक है, उसका कौशल वाचिक है, उसकी शिक्षा वाचिक है, सब कुछ वाचिक है। आपने भारत में किसानी का कोई शास्त्र सुना है कभी? हस्तशिल्पों का कोई शास्त्र सुना है कभी? भारत में लोक नृत्यों का कोई शास्त्र है? क्यों नहीं है? भारत अपनी स्मृति पर भरोसा करने वाला आदमी था। जिन सभ्यताओं की स्मृति टूटने लगती है वे फिर उपकरणों के गुलाम होते हैं। इसको बहुत ठीक से समझ लेना। स्मृतिवान देश जो है हमारे पास था, हमने तो अपनी स्मृति धीरे धीरे खोई है। लेकिन थोड़ी सी स्मृति जिन लोगों के पास बची थी, हाँ, हम लोगों के सब प्रयासों के बावजूद बची रह गई थी। तो मैं आखिरी करीब में उन लोगों के पास पहुंचा और मैंने देखा कि सहज ज्ञान जीवन का क्या होता है, सहज शिक्षा क्या होती है, सहज कौशल क्या होता है। मैंने पहली बार ये जाना कि इस पूरी प्रकृति और परमात्मा को जीवन के लिए धन्यवाद कैसे दिया जाता है। मैंने पहली बार जाना शिकायतों के बिना एक जीवन कैसे होता है। क्योंकि मैं तो जिस दुनिया से गया था उसमें हर आदमी शिकायत से भरा हुआ है। वो ये मानता है कि उसकी पात्रता तो बहुत बड़ी थी, उसको उसके साथ कंजूसी की गई, उसको वो नहीं मिला जिसका वो अधिकारी था। मैं एक ऐसे संसार में गया जिसके पास कुछ नहीं था, है? लेकिन जो इस बात के धन्यवाद और अहोभाव से भरा हुआ था, हे भगवान तुमने हमें जीवन दिया, हम देख रहे हैं इतनी दुनिया, इतने लोग, इतनी चीज़ें, हमें क्या करने का अवसर मिला, ये सब इसके लिए आपका धन्यवाद। जो लोग अनुग्रह में थे, धन्यवाद में थे, उनके जीवन के एक हिस्से को मैं देख पाया। मैं पहली बार ये समझा कि इस भारत को समझने में हमसे ही चूक हुई है। हमने उन्हें मूर्ख, अज्ञानी, अपढ़, निरक्षर, कई बार लोगों से मैं कहता हूँ, बहुत लोगों से कहता हूँ कि जब तीजन बाई से पहली बार मैं गनियारी में मिला था दुर्ग के पास, तो खाट पे बैठा था उनके घर में और फिर मेरे लिए चाय बना रही थी, बात भी कर रही थी। तो मैंने कहा कि तीजन बाई, ये आप, मुझे कोई बता रहा था कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो आपको महाभारत के ये पूरे सर्ग जो है ये कंठस्थ कैसे हैं? 18। तो बोले हम सुन सुन के, किन्हीं का नाम लिया उन्होंने सुन के पंडवानी महाभारत की गाथा छत्तीसगढ़ी जो है वो कंठस्थ कर ली। अच्छा, मैं बहुत सभाओं में लोगों से पूछता हूँ, हम पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी विषय पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर लोग हैं, हमें सब अवेलेबल है, क्या आपने पूरा महाभारत पढ़ा है? याद करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं उसकी बात ही नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस देश के पढ़े लिखे आदमी की स्मृति क्या है, उसकी क्या हालत हो गई है। पढ़े, वो नहीं होगा, मैं जानता हूँ वो नहीं होगा, क्योंकि उस पर कोई नंबर नहीं मिलते, उसके पढ़ने से उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, हाँ, उससे कोई कैरियर नहीं बनता, उससे नौकरियां नहीं मिलती। जो देश ऐसा सोचने लगे वो अपनी विरासत को कैसे खोता है, हैं? क्योंकि श्रुति से कुछ हो नहीं सकता, कोई फायदा नहीं है, तो क्या मतलब है, रखे रखने दो। उपनिषद
क्या फायदा, रखे रहने दो। हम हर बहुमूल्य चीज को अपनी परंपरा में ऐसे ही तजते चले गए। अब शायद मुझे कभी लगता है सदियों बाद भारत के भाग्य में एक मुहूर्त आया है जब अचानक से उसकी आंखों ने दुनिया के बजाय अपने आप को देखना शुरू किया। वो खुद देख रहा है अपने को अपनी आंखों से। और अगर ये मुहूर्त आया है तो आप सबको बहुत शुभकामना है। कुछ ऐसा करिए कि एक भारतीय आंख भारत को देखने की बन जाए। फिर विषय का सवाल नहीं है, विषय तो तुम जो भी पढ़ोगे, लिखोगे, पढ़ाओगे, तुम्हारे पास एक भारतीय आंख होना चाहिए। और वो क्या है? अगर भारतीय आंख नहीं है तो ठीक है, फिर विषय कोई भी पढ़ाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय आंख इससे बनती है कि जीवन की मूल दृष्टि भारत की क्या है, इसको समझ लेना। जीवन की मूल दृष्टि भारत की क्या है, इसको समझे बिना भारत के ज्ञान की कोई यात्रा आरंभ ही नहीं हो सकती। उसका मूल है कि इसको ठीक से समझा भारत के ज्ञान ने, जहाँ से उसने प्रस्थान किया कि जीवन तब तक एक रहस्य लगता है जब तक आप उसको जानते नहीं हैं। उसको जानने की कीमिया उनने दी हमको। जीवन एक समग्रता है, जीवन एक परस्परता है। इसको बहुत ठीक से समझिए कि किसी का जीवन पृथक नहीं है। एक इतने छोटे से कीड़े या कीट पतंग के जीवन का मूल्य भी उतना ही है जितना आपका। आप अपने आप को बुद्धि और शब्द संपदा और व्यक्त करने के कारण इतना विशेष न मान लें कि आप भाग्य तय करने लगे पूरे प्राणी जगत का। आपने यही किया है। आप अधिष्ठाता बन गए हैं, प्रकृति के मित्र तो हो नहीं पाए हैं। हमें तो हमारे ज्ञानियों ने, जिनने यात्रा शुरू की थी जीवन को समझने की, उनने ये बताया था कि दरअसल जीवन मिला जुला है, जीवन एक परस्परता है, जीवन एक रहस्यमय चेन है। इसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ। मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति, सब कुछ आपस में जुड़े हुए हैं। हर जीवन का सम्मान करो, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। और आश्चर्य की बात यह है, हर प्राणी का, हर वृक्ष का अपना एक वाक है, वाक। हाँ, आपको मालूम है कि हमारे देश की आयुर्वेद की जो प्रथम संहिताएं हैं, उनमें ऋषियों ने वृक्षों से बात करके उनके गुणधर्मों का पता लगाया। मनुष्यों को बहुत बीमारियां हो रही हैं और हमें कृपया अपने औषधीय गुणधर्म को प्रकट करके बताएं कि हम किस तरह उनका की सेवा कर सकते हैं। वृक्षों ने गुणधर्म बताए, इससे आयुर्वेद की पहली संहिताएं बनी हैं। आप मुझे जरा ये बताइए कि ये इतना आश्चर्य व्यक्त करते हैं विज्ञान, कहाँ से 9 की गिनती, कहाँ से शून्य, कोई टेलीस्कोप नहीं, कुछ नहीं। खगोल का इतना सटीक कैसे हुआ ये सब कुछ? आप जानते नहीं, आप एक लघु ब्रह्मांड हैं। जिस क्षण आपकी आंख अपने को देखना शुरू करती है, अचानक से एक और ब्रह्मांड आपके सामने उदित होता है, सटीक, निर्दोष, पूर्ण। और तब 9 तक की गिनती आती है, क्योंकि हमारा जो सौर मंडल है, जिसमें हमारी अपरा प्रकृति है, इसमें 9 ग्रह हैं जो जीवन को प्रभावित करते थे। 9 तक की गिनती है। और ये जिस आकाश में स्थित है वो एक अनंत शून्य है जिसमें सब अवस्थित है, ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगाएं, सब कुछ। हाँ, वहां से शून्य आ गया। ये है। और इसके लिए वो किसी प्रयोगशाला में नहीं गए। उनने अपनी चेतना को, अपने अंतरतम को ही एक प्रयोगशाला में बदल डाला। इतने निकट। उन्होंने कहा जीवन के सबसे बड़े सत्य आपके सबसे निकट होते हैं। अपने को देखना शुरू करो और समझ में आ जाएगा। आप दक्षता पे ये कर रहे हैं, मैं इस शब्द पे अटक गए आते हुए कि मैं तो वापस आधा नहीं जानता इसका। मुझे नहीं मालूम कि युवाओं की कौन सी दक्षता आप लोग बढ़ाना चाहते। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ केवल, सबसे बड़ी दक्षता इस संसार में ये है, आपको ये पता चल जाए आप क्या संभावना लेके इस जगत में आए। मैं अपने अनुभव से इस बात को जानता हूँ, 90% लोगों को ये पता नहीं होता
कि वे क्या करने के लिए आए, उन्हें क्या करना चाहिए। और एक जीवन निकल जाता है, एक जीवन निकल जाता है, कुछ नहीं कर पाते। संभावना अगर पता नहीं है, वही वास्तविकता में बदलना है, यही असली दक्षता है। आप पता करें, मैंने बहुत से हवलदारों को कवि होते देखा है। क्या करूं, ये जीवन क्या बना देता है। संभावना कुछ लेके आए थे, कर कुछ और रहे, पूरा जीवन निकल जाता है। क्या है ये सब? संयोग बस जीवन में जो मिल जाए, जो जहां फेंक दिया उस तरफ बह रहे हैं। एक वास्तविक संभावना का पता करना आप पे निर्भर करता है। खुद से ये सवाल करें कि हम सबसे अच्छी तरह से जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं हमारी, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी रुचि क्या है, कहाँ भागता है हमारा स्वभाव, और बस उस दिशा में काम करना शुरू करें। धीरे धीरे उसकी दक्षता भी आ जाएगी। ये वैसे ही है, अगर आपको ये रास्ता मिल गया। मैं एक कथानक पढ़ रहा था, किसी ने पूछा किसी मनीषी से कि मैं ये समझ ही नहीं पाता कि मैं जीवन में क्या करने के लिए आया हूँ, तो आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो वो उसको घूरते रहे। इसके बाद कहा, अच्छा एक काम करो, तुम जरा बच्चों को गौर से देखना शुरू करो। अरे कहा, महाराज मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बच्चों को देखने का कह रहे हैं, क्या जवाब हुआ? उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उसी में है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे जो कुछ भी करते हैं उसमें एक प्रामाणिकता है, उसमें एक सच्चाई है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में बच्चे जो हैं, आप सब कुछ करवाते हैं उनसे, उसको वो काम कहते हैं। मंजन कर लो, दवाई खा लो, दूध पी लो, होमवर्क कर लो, फलाना कर लो, इसको भी काम कहते हैं। लेकिन वे कब आपकी बनाई दिनचर्या में एक छिद्र करके बाहर निकल जाते, आपको पता ही नहीं चलता। और वे लौट के आते हैं, और जब उनसे पूछते कहाँ गए थे, तो कहते खेल रहे। कोई बच्चा इस संसार में ये नहीं कहता कि मैं काम करने गया था। है ना? कोई एक काम इस जिंदगी में तुम्हारे लिए है जो खेलने की तरह हो। पता करो, पता करो, और केवल वही फलेगा। यही असली दक्षता है, बाकी सब दक्षता नकली। कैरियर बनाना है और उसका कोई मतलब नहीं। 1 लाख मिलते हैं, 4 लाख मिलने लगे हैं, बड़ी दक्षता पालोगे, ये क्या जीवन? संभावनाएं नष्ट होती हैं ऐसे में। एक काम मैं कह रहा हूँ आपसे आज इस अवसर पे, उस काम का पता करो जो तुम्हें काम की तरह नहीं लगता, खेलने की तरह लगता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काम कितना बड़ा है, छोटा है, हैं? दूसरों की आंखों में उसका कितना सम्मान है। दूसरों की आंखों को तुमने मूल्यांकन का आधार बना लिया तो बड़ा गड़बड़। अपनी आंखों को मूल्यांकन का आधार बनाना। अपने जीवन में कुछ ऐसा किया कि अपने ही लिए कुछ सम्मान आंखों में पैदा हो पाया, वही जीवन सफल है, वही धन्य है। बाकी सब निरर्थक है। धन्यवाद। आपको सुनने के बाद बोलने को कुछ नहीं रह जाता। भारत को देखना और भारत के लिए भारत की दृष्टि पैदा करना, शायद मुझे लगता है ये मूल मंत्र है जो हमारे प्रतिभागी पूरे 2 सप्ताह अपने साथ लेकर चलेंगे। इसी के साथ में बहुत ही विनम्रता से आग्रह करती हूँ आयुक्त महोदय को कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद महोदय। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर कपिल तिवारी साहब, दत्तोपंत ठेंगरी संस्थान के अध्यक्ष महोदय श्री पांडे जी, इस संस्थान के डायरेक्टर त्रिपाठी सर, मेरे भाई डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी, शिक्षाविद, देवी और सज्जनों, ये तीसरा ओकेजन था जब मुकेश मिश्रा जी ने मुझे बोला कि उनके यहाँ कार्यक्रम है, आप ज़रूर आइए। और हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ किसी न किसी काम में उलझा हुआ था, बट फिर मैंने प्रण लिया कि आज थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मैं आपके इस कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगा। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ श्री तिवारी जी को अल्प समय सुनने का अवसर प्राप्त होगा,
अब मुझे अफसोस हो रहा है कि 12 दिन के प्रोग्राम में यदि मैं रहता एज ए रेगुलर पार्टिसिपेंट्स तो कितना बेहतर होता। मैं हमेशा सोचता हूँ कि इससे बेहतर क्या हो सकता है मनुष्य जीवन में कि आप अपनी क्षमताओं का निरंतर विकास करें, कंटिन्यूस डेवलपमेंट। एंड आई बिलीव प्रोग्राम सच एज दिस are nothing but a great platform for us to not only look within, but also to expand our capacities, know our own black spots if we have any, blind spots if we have any, and then try to overcome it so that from us we can impart to so many other people. यदि जब मैं IAS का परीक्षा लिख रहा था तो उस समय पे लिखते लिखते ही मैं जिस संस्थान में पढ़ने के लिए जाता था वहाँ के एक प्रोफेसर साहब ने बोला कि आप मेरी मदद करिए। उन्होंने पता नहीं उनको क्या लगा मेरे अंदर, तो मैंने बोला बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल करूँगा। मुझे तब पहली बार रियलाइज़ हुआ जो अभी कपिल सर ने जो वक्तव्य दिया कि वो काम करो जिस काम को आपको काम न लगे। इनफैक्ट इसको आप यदि मार्क ट्वेन यदि आपने पढ़ा हो तो उसका बड़ा रोचक सा कैरेक्टर है, उसका नाम है हकलबेरी फिन और टॉम सॉयर। तो टॉम सॉयर और हकलबेरी फिन बच्चे हैं और जैसे कि बच्चे होते हैं शरारती हैं, तो उनकी डेफिनेशन है, टॉम सॉयर की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ वर्क इज एनीथिंग विच यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज वर्क। जो आपसे अपेक्षित है वो काम है। इसी को मैं जोड़ूंगा सर आपके स्टेटमेंट से और मेरे खुद के व्यक्तिगत प्रसंग से कि जब मुझे बोला गया कि आप साहब इसका समसामयिक करंट अफेयर्स की किताब में कुछ लिख दीजिए, तो टू माई ओन सरप्राइज आई फाउंड दैट इट केम सो नेचुरली टू मी। देन आई रियलाइज दैट रीडिंग एंड राइटिंग इज़ नेचुरल टू मी, जो एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैं कभी उसको उतनी रोचकता से तो मैंने तो कभी नहीं पढ़ाई करी। ये अलग बात है कि साहब मैंने मैनेट से मास्टर्स किया, आई गॉट अ गोल्ड मेडल ऑल्सो, आई वेंट टू IIT दिल्ली डू माई PhD, फिर मेरा फाइनली IAS में सिलेक्शन हो गया। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि ये रीडिंग और राइटिंग की जो मेरी ईजीनेस थी वो मुझे सफलता के इस मुकाम पे लेके आई, यदि हम इसको सफलता कहें तो, क्योंकि ये भी अपने आप में प्रश्न है कि क्या कैरियर सफलता होता है कि नहीं होता। मैं ऐसा सफलता नहीं मानता, मैं सफलता मानता हूँ कि मैंने समाज को वापस क्या दिया। मुझे लगता है कि मैं यदि 10 के स्केल में अपने आप को मापूँ तो 25 साल के प्रशासनिक अनुभव के बाद में मैं अपने आप को 3 या 4 नंबर दूंगा। मुझे लगता है कि मुझे अभी और बहुत कुछ करना शेष है। बहरहाल कमिंग बैक टू इट कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव योर प्रोफेशनल गोल्स एंड योर पर्सनल थॉट्स अलाइंड, बिकॉज देन ओनली यू कैन एक्सेल। बिकॉज फॉर राइटिंग माई IAS एग्जामिनेशन आई कुड नॉट सक्सीड इन 3 attempts बिकॉज आई वॉज राइटिंग विथ सर मेरा गणित और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा था, अब मुझे समझ में आता है, क्योंकि मेरे उन सब्जेक्ट्स में मौलिक रुचि नहीं थी। सो मैंने 6वीं से NCERT की किताबें पढ़ना चालू करी और इतिहास, सर आपने इतिहास के बारे में बोल ही दिया कि आपका फेवरेट एंटागनिस्ट रहा है, बट देन सर जब मैंने 6वीं से 12वीं की NCERT किताबें पढ़ी, सो आई फाउंड दैट आई वॉज वेरी क्लोज टू सोशल साइंसेस एंड देयरफॉर मेरे ऑप्शनल्स मैंने UPSC में ज्योग्राफी और साइकोलॉजी लिया और मैं 4th अटेम्प्ट में एक बार में क्रैक कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति थी, बट ये था कि जो पढ़ रहा था उसको पढ़ने में इतना रोचक लगता था कि पढ़ते पढ़ते और अनुषांगिक टॉपिक्स भी पढ़ लिए, और जब लिखता था आंसर तो लिखते लिखते और पता नहीं कितने उदाहरण लिखता था, कितनी अंडरलाइन करता था, मुझे खुद ही नहीं पता। बट लोग कहते थे कि साहब तेरे आंसर बड़े अच्छे हैं, कहाँ से किया। सो इसका उत्तर वही होता है कि यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ, और शायद इन सब चीज़ों पे प्रकाश डालने के लिए यदि कोई चीज़ हो सकती है तो वो होती है दक्षता संवर्धन की इस प्रकार की कार्यशालाएं। मैंने शायद इसलिए बोला क्योंकि सेल्फ लर्निंग इज़ द बेस्ट मोड ऑफ लर्निंग। मैं कन्विंस हूँ इस बात को लेके, कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता, कोई किसी को कैटापुल्ट नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद ना सोचें। और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि यदि मैं इस सर्विस में नहीं होता तो मैं डेफिनेटली एकेडमिक्स में होता। ये अलग बात है कि आई एम नॉट एट ऑल एन एकेडमिक लाइक यू, और मैं आप लोगों को आपके दक्षता संवर्धन के बारे में जो भी कहना चाहता हूँ वो मैं प्योरली प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अभी 11 बजे की जो मीटिंग है जिसमें मैं लेट होने वाला हूँ उस मीटिंग का जो लबो लुभाव है वो ये है, विजन 2047। सो मैं सवेरे 9 बजे से दफ्तर में बैठ के उसका एक प्रेजेंटेशन बना रहा था, और उसका एक सबसे पहले पॉइंट था विश्व स्तरीय शिक्षा को प्रदान करना। माननीय प्रधानमंत्री जी
जो विकसित भारत का सपना हमें दिखाए हैं, उस सपने को धरातल पे कैसे उतारने के लिए यह नो हाउ है। उसका पहला पॉइंट था विश्व स्तरीय शिक्षा। आप सोच सकते हैं हाउ इम्पोर्टेंट योर रोल इज़। उस पहले पॉइंट का सब पॉइंट था हाउ डू वी मेक इट। तो उसमें यह था कि साहब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, जिसके संदर्भ में मुकेश सर ने, आप सभी लोगों ने अभी विस्तार से बात करी। पिछले 1-1.5 साल से हम हमारा प्राचीन गौरवशाली विरासत, सांस्कृतिक धरोहर की नींव पर हम किस प्रकार से निर्माण करें आधुनिकतम तकनीक के साथ, क्योंकि भारत पीछे नहीं रह सकता। तो एक तरफ हम नई तकनीक को आत्मसात करें, दूसरा हमारी जो नींव रहेगी वो नींव रहेगी हमारी गौरवशाली विरासत। और उस गौरवशाली विरासत को यदि आप यदि गूढ़ता से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो आज पेपर रिसर्च करके, साइटेशन करके, एच इंडेक्स लगा के वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने नॉमेनक्लेचर किए हैं, ये सारी चीज़ें इन सम अदर फॉर्म मे बी नॉट दैट वेल डॉक्यूमेंटेड बट दे वर देयर। सो श्री कन्हारे सर ने, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे थे, तो श्री कन्हारे सर ने एक शब्द का उपयोग किया कि हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को ना सिर्फ सिलेबस में लाना है, हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के वो प्रमाणित तत्वों को साथ में लेके आना है, सो दैट वी कैन टेक अ लॉजिकल स्टेप फॉरवर्ड। क्योंकि उसी के बेस पे फिर और फर्दर रिसर्च होगी, जिसके लिए शायद मुझे लगता है कि हम साइंटिफिक प्रपोजल्स और बाकी अन्य चीज़ों को और दक्षता से कैसे बनाएं, इस कार्यशाला में आप इस पे फोकस करेंगे। सो बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ निकलती है। मैंने आपको जैसे एक उदाहरण दिया, विश्व स्तरीय शिक्षा। विश्व स्तरीय शिक्षा का एक पहला सब पॉइंट था कि साहब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें। तो पाठ्यक्रम क्या, दूसरा हम मूल्यांकन कैसे करें, तीसरा हम नई तकनीक से, यदि मान लीजिए हम प्राचीन भारत में होते तो शायद हम और नज़दीक होते, क्योंकि वहाँ माइक नहीं होता। लेकिन क्योंकि आज हमारे पास में तकनीक है, तो कपिल तिवारी सर ने आज यहाँ जो बोला वो उसका लाभ सिर्फ हमें इस प्रांगण में बैठे हुए 200 लोगों को ही क्यों प्राप्त हो, वो संपूर्ण जो भी इंटरेस्टेड हो, जो भी हमारे यहाँ क्लासेस चलती हो, वहाँ पे हम उसकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से क्यों ना दिखा सकें। सो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ये प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है, जिसको हम लोग करने के लिए प्रयासरत हैं। हाल फिलहाल में ही सर मैं जापान गया था। आपके वक्तव्य से और मिश्रा सर आपकी बात से मुझे एकदम से अनायास ही मैंने इसको कनेक्ट किया। आपको पता है जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उसका रिसर्जेंस हुआ। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, आप सभी लोग बेहतर जानते हैं। बट व्हाट इज द फर्स्ट रिलीजन इन जापान? एनीबडी? यस सर। एनीबडी एल्स? एग्जैक्टली, निहोनिज्म। रिलीजन बाद में आता है साहब, वो पहले बोलते हैं कि हम जापानी हैं। और ये बहुत ही रोमांचक और बहुत ही आपको प्रेरणादायी स्टेटमेंट है ये, कि देयर इज नथिंग बियॉन्ड द कंट्री, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग टू हैपन। दैट आप अपने देश को आप अपनी आस्था से भी ऊपर रख रहे हैं। मुझे लगता है कि साहब हमें हमारे देश की गौरवशाली चीज़ों को, हमारे देश के स्वर्णिम इतिहास को रिवाइव करने के लिए ना सिर्फ लोग पॉज एंड रिफ्लेक्ट करके साइंटिफिकली चीज़ों को आगे बढ़ाना है, बल्कि हमें जो भी नॉर्म्स आज के डेट में इन वोग हैं उनको भी बिना बायस के अडॉप्ट करना चाहिए, और उनको किस प्रकार से भारतीय बनाएं उस पर विचार करना चाहिए। वाई देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ से पेपर पब्लिकेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट? Why there is APA style of writing? Why there is Chicago style of writing? Why can't be Bhopal style of writing? Who will do this? You will do it, madam and sirs, not me. But I can help you to give you that platform. दत्तोपंत ठेंगड़ी संस्थान वो प्लेटफॉर्म हो सकता है, ताकि हम अपनी सुई जनरस चीज़ों को यहाँ से निकालें। एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट दैट वी कैन डू दिस। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विशेष चैलेंज आना चाहिए, because from science and engineering to medicine to so many other things, we all have proven track records what we have got from our ancestors. That said, भारत के मानस को समझना, कपिल सर ने एक बात बोली, भारत के मानस को समझना, यही तो हमारा यूनिकनेस है। एंड द डाइवर्सिटी इन इंडिया, मुझे नहीं लगता किसी भी और देश में इतनी डाइवर्सिटी होगी जितनी हमारे देश में। उस डाइवर्सिटी के साथ में हम एज अ नेशन ग्रो किए,
We need to understand and appreciate this fact and bring it to our routine way of life. ज़्यादा वक्त में ही नहीं हूँगा आप लोगों का, बट मुझे बेहद खुशी है कि मैं फाइनली आज आपके इस कार्यक्रम में आ पाया। मुझे बेहद खुशी है त्रिपाठी सर कि मैं NITTR में आ पाया। मुझे पूरा विश्वास है कि हम आगे आपके साथ में मिलके बहुत सारे और अन्य काम करेंगे और शासन के स्तर पे या संचालनालय के स्तर पे जो विभाग बेस्ट कर सकता है टू टेक दिस स्टेप फॉरवर्ड, वो हमेशा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमन। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव को केस स्टडी के रूप में सामने रखकर हमें शोध प्रविधि के बारे में बताया। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूँगी, आपको मैं एक अपना पूरा प्रोग्राम शेड्यूल भी भेजूँगी, आप देखेंगे उसमें हमने कम से कम 10 से ज़्यादा लेक्चर ऐसे रखे हैं जिसमें हम अपनी ऑन शोध प्रविधि का इजाद करने वाले हैं, जिसमें भारत की ज्ञान परंपरा के लिए भारतीय शोध प्रविधि कैसे होगी। हम अभी तक पूरी तरह से रिसर्च पे वेस्टर्न पूरी टेक्नोलॉजी और उस पर निर्भर हैं, तो हमारा पूरा प्रयास है। मैं इसी उसमें आपको आश्वस्त कराना चाहती हूँ। इसी कड़ी में हम आगे NITTR के डायरेक्टर चंद्रचारू सर से आशीर्वचन चाहेंगे। शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी। इतने अच्छे वक्तव्य सुनने के बाद कुछ कहने को रहता नहीं है। मैं अपने आप को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे प्रांगण में कपिल तिवारी जी हैं, और इसके लिए मैं विशेष करके दंतोपंत थगड़ी संस्थान को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। निशांत जी से हमारी बातचीत होती रहती है और मेरी पीड़ा थी कि हम मध्य प्रदेश के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके मार्गदर्शन में हमने मध्य प्रदेश के जो कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस है, PM कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस, एक यूनिक सा एक्सपेरिमेंट है पूरे कंट्री के अंदर, जो ऐसा नहीं हुआ है। PM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस तो जरूर है, लेकिन PM कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है। उनके वो निशांत जी के मार्गदर्शन में कार्य शुरू हुआ, और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि आपके 66 प्रिंसिपल्स को हमने यहाँ पे 3 दिन उनके साथ रहने का, अपने अनुभव साझा करने का आपने मौका दिया है। ये जो कार्यक्रम है अपने आप में बहुत विशेष है, और मेरे पास सिर्फ इतना ही कहने का है कि मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि पूरे मध्य प्रदेश से इतने सारे शिक्षक जो दक्षता के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं और 12 दिन हमारे साथ रहेंगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके लिए वो संसाधन मुहैया करा सकूँ, आपको रहने की व्यवस्था कर सकूँ, आपके लोगों की ठीक से यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजन हो सके, और मेरी और कोई दक्षता नहीं है। एक जरूर पीड़ा है, वो मैं साझा करना चाहूँगा आपसे। वो है कि हम सब किन्हीं कारणों से आज तक अर्हता निर्माण में लगे रहे हैं। एक ऐसा मौका है जब हम दक्षता निर्माण की बात कर रहे हैं, और इस अर्हता निर्माण ने इतनी सारी विसंगतियां पैदा की हैं, कहना ठीक नहीं लगता, जिसमें नकल, करप्शन, हर तरह का प्लेगरिज्म, आप कुछ भी बात करिए शिक्षा में, जो नहीं होना चाहिए वो सारा आ गया, क्योंकि हम अर्हता में लगे रहे, दक्षता में नहीं। इसलिए मैं विशेषकर मुकेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने 12 दिन का ये दक्षता निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया है। ये निश्चित ही पूरे प्रदेश में एक बदलाव लाएगा। इस विश्वास के साथ आप सभी को, जो आप यहाँ पे आए, और विशेषकर दंतोपंत थेगड़ी संस्थान को, जिन्होंने इस संस्थान को इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इतनी सहजता से अपने सारे संसाधन उपलब्ध कराए, और आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। संस्थान दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के अध्यक्ष
अशोक पांडे जी से मैं विनम्र आग्रह करूंगी कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। मध्य प्रदेश के गौरव, विख्यात अध्येता श्रद्धेय डॉक्टर कपिल तिवारी जी, मध्य प्रदेश शासन के कुशल प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय बरवड़े जी, इस संस्थान के सम्मानीय डायरेक्टर आदरणीय त्रिपाठी जी, ठेंगड़ी शोध संस्थान के डायरेक्टर अनुजवत डॉक्टर मुकेश मिश्रा, सभागार में उपस्थित श्रद्धेय मातृशक्ति, दक्षता कार्यक्रम में भाग लेने वाले आत्मीय प्रतिभागीगण, समाज के अन्य आदरणीय बंधुगण। जैसा त्रिपाठी जी ने कहा कि डॉक्टर कपिल तिवारी जी के बाद कुछ कहने की गुंजाइश भी नहीं है, मेरी तो सामर्थ्य भी नहीं है। और दूसरा प्रतिबंध निशांत जी ने लगा दिया है कि उनको कार्यक्रम में देर हो रही है। श्रद्धेय कपिल जी ने जो बात बोली है वो इस पूरी दक्षता का सार है इस कार्यक्रम का, कि दक्षता का अर्थ क्या है। विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति की संपूर्ण योग्यता का प्रकटीकरण। जैसा बार बार आया कि पिछले कई वर्षों के बौद्धिक षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप हमारी सोचने का गुरुत्वाकर्षण केंद्र यूरोप हो गया। दौलत सिंह कोठारी ने भी कोठारी आयोग में इसका उल्लेख किया है। उसको इंडिया सेंट्रिक बनाने की आवश्यकता है। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि हम इस संस्थान के माध्यम से योग्य विधिवेत्ता, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा व्यवसायी, अच्छा लेखक, ये सब बनाना चाहते हैं, पर सबसे पहले एक संस्कारवान नागरिक बनाना चाहते हैं। तो दक्षता में केवल आप अपना कैरियर नहीं देखें, कैरेक्टर भी देखें। संस्कार विहीन उपाधियां समाज के लिए अभिशाप होती हैं। जिनके मन में समाज के प्रति कोई संवेदना नहीं है, देश के अतीत का कोई गौरव नहीं है, अपने गौरवशाली स्वर्णिम अतीत में झांकने की कोई इच्छा नहीं है, उनकी दिशा और दृष्टि दोनों गलत होंगी। दृष्टि कैसी हो? जब सीवी रमन को भारत रत्न के लिए बुलाया गया, राष्ट्रपति भवन से फोन गया कि आपको आना है। उनका मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे एक अपने विद्यार्थी की थीसिस पूरी करानी है। इतना साहस किसके पास है? यह है संस्कारवान शिक्षा, यह भारत को समझने की दृष्टि। इस दृष्टि के साथ हम काम करें और जिनको दक्षता का मूल अर्थ देखना हो, मूल अर्थ समझना हो, तो आदरणीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी को पढ़े। चलता फिरता दर्शन शास्त्र था वो। अत्यंत गंभीर मनीषी, सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाओं को चलते चलते निर्माण करते थे और साहित्य का और विचार का चलते चलते प्रदान करते थे। तो भारत में झांकना देखें, भारत को जानें, उस पर गौरव करना सीखें, उसको युगानुकूल बनाएं और पश्चिम के मोह से मुक्त हों। जो श्रेष्ठ हो पश्चिम में उसको अपने देश के अनुकूल बनाएं, अंधानुकरण नहीं करें। एक ऐसा इस आयोजन का मूल उद्देश्य है। कपिल जी ने सब कुछ कह ही दिया है, निशांत जी ने भी बहुत विस्तार से सब बातें बोली हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ हम आप सभी के हृदय से आभारी हैं कि आपने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान को अपनी उपस्थिति से, गरिमामय उपस्थिति से आभारित किया है। हम आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद मैं आदरणीय मंच से निवेदन करूंगी कि वे
चाय के लिए आमंत्रित हैं।